बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today, again, I welcome to all of you in Simple and Smart English with Mazhar. Today, we are going to learn why boys fail in college. Second year की English का chapter number 3 book 2 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। लड़के कॉलेज में क्यों फेल होते हैं? याद रखिएगा, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, लड़के कॉलेज में क्यों फेल होते हैं। अब लड़के कॉलेज में क्यों फेल होते हैं उसके रीज़न्स बताने से पहले मैं कुछ आपको राइटर का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ कि ये राइटर कौन है और उन्होंने अपनी लाइफ में इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कितना कंट्रीब्यूट किया है। देखें, सबसे पहले कि हार्बर्ट ई हॉक्स ये हमारे इस चैप्टर के क्या हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, ठीक है। इन्होंने ये बेसिकली क्या थे, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ये मैथमेटिशियन थे। फर्दर ही वॉज द ऑथर ऑफ सेवरल अलजेब्रा टेक्स्ट्स। उसके बाद क्या थे ये, ही रिमेन्ड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे। कब से कब तक रहे? 1910 से 1917 तक। और उसके बाद ये क्या बन गए, एक्टिंग डीन बन गए। कब बने एक्टिंग डीन? 1917 में। और उसके बाद क्या हुआ कि एक ही साल के बाद वो परमानेंट डीन बन गए। और उसके बाद ये डीन रहे कब तक? अपनी डेथ तक। डेथ जो उनकी क्या है, 1943। ये बेसिकली क्या था, उनका शॉर्ट इंट्रो था। आमतौर पर राइटर के हवाले से पूछा नहीं जाता, लेकिन टू सम हाउ यू मस्ट नो कि राइटर के हवाले से चंद डिटेल्स आपके सामने पेश कर दी गई हैं। अभी मैं मूव करता हूँ कि जो टाइटल है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, कितना मज़े का टाइटल है। सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। राइट, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, लड़के कॉलेज में क्यों फेल होते हैं। वाई, जब लफ्ज़ वाई देखते हो, क्यों बॉयज़ फेल इन कॉलेज, लड़के कॉलेज में क्यों फेल होते हैं, रीज़न तो होगी कोई ना कोई। अब देखते हैं कि हमारे पास वो कौन से लड़के हैं जो फेल होते हैं। राइट, लिखा हुआ है 2 क्लासेस ऑफ बॉयज़, इनके 2 काइंड्स ऑफ बॉयज़। लड़कों की 2 किस्में हैं, लड़कों की 2 इकसाम हैं। वो कौन से 2 इकसाम हैं? नंबर 1, दोज हु ट्राई, दोज हु डू नॉट ट्राई एंड फेल, दोज हु डू नॉट ट्राई एंड फेल। वो स्टूडेंट्स जो कोशिश नहीं करते और फेल हो जाते हैं, वो स्टूडेंट जो कोशिश नहीं करते और फेल हो जाते हैं। और दूसरी कौन सी किस्म है हमारे पास? दोज हु ट्राई बट फेल, वो स्टूडेंट्स जो कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। ये 2 काइंड्स, 2 क्लासेस ऑफ बॉयज़ आपने याद रखनी है। नंबर 1 क्या है? दोज हु डू नॉट ट्राई एंड फेल, और एक है दोज हु ट्राई बट फेल। राइट, एक वो जो कोशिश ही नहीं करते और फेल हो जाते हैं, एक वो जो कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं जो कोशिश नहीं करते। सबसे पहले जो कोशिश नहीं करते, वो पहली वजह क्या है, वो होती है, पहली वजह क्या है, नर्वस हैबिट्स। अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो नर्वस हैबिट्स का शिकार हैं। अब नर्वस हैबिट क्या है, हम जब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आपको बताया जाएगा कि नर्वस हैबिट से मुराद क्या है राइटर के मुताबिक। राइट, उसके बाद दूसरी वजह है अ मिस्टेकन एम्बिशन। तीसरी वजह क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स, और इनको राइटर ने ब्राइट स्टूडेंट्स का भी नाम दिया है। उसके बाद लेजी ब्लफर्स। राइट, उसके बाद दोज हु ट्राई बट फेल, इनके स्टूडेंट्स हैविंग पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इनके हेल्थ इश्यूज उसमें आप समझ लें। उसके बाद फाइनेंशियल प्रेशर। ये वो वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर क्या होता है, बच्चे फेल होते हैं। ये कितनी वजूहात हैं हमारे पास, कितनी वजूहात सामने आई हैं, ये आपको भी सामने नज़र आ रही हैं कितनी? हाँ, आपको नज़र आ रही होंगी 6। एक और भी है, वो बेसिकली कौन सी है जो मैं लिखना भूल गया पहले, वो बेसिकली है स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, लिटरेरी एक्टिविटीज़। राइट,
स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, यू नो दिस इज़ व्हाट विच हैव टू कीप इन योर माइंड। ये वो चीज़ है जो आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है कि स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ ये भी बेसिकली उसी खाते में चला जाता है जिस खाते में हम ये समझते हैं द स्टूडेंट्स हु डू नॉट ट्राई एंड फेल, राइट। अब हम मूव करते हैं किस तरफ, देखें अभी हम नेक्स्ट ये जो पॉइंट्स हैं वन बाय वन इनको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। डियर देखें, सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो क्या है, नर्वस हैबिट्स। अब नर्वस हैबिट से राइटर की क्या मुराद है, अब दो चीज़ें आपने एट द सेम टाइम याद रखनी है। राइटर ने पहले प्रॉब्लम हमें बताई है कि नर्वस हैबिट से मुराद क्या है, जो नर्वस हैबिट्स का जो शिकार स्टूडेंट होते हैं उनकी क्या रूटीन होती है, और उसके बाद उसका सलूशन भी बताया गया है। अब देखते हैं कि नर्वस हैबिट इसका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है। नर्वस हैबिट्स, जब भी आप लफ्ज़ नर्वस सुनते हैं तो एक दफ़ा आप घबरा जाते होंगे। हाँ, नर्वस से मुराद है घबराया हुआ, परेशान, बेचैन, ठीक है। यहाँ पे भी बेचैनी की ही कुछ कैफियत हैं। अब देखते हैं कि जो नर्वस हैबिट वाला स्टूडेंट होता है, ही कैन नॉट सिट एंड स्टडी प्रॉपरली, वो बैठ नहीं सकता और प्रॉपरली पढ़ नहीं सकता। मतलब ये है कि वो एक जगह टिक के काम नहीं कर सकता, एक जगह बैठ के वो पढ़ नहीं सकता, राइट। ये कौन सा स्टूडेंट है जो नर्वस हैबिट्स का शिकार है। दूसरी चीज़, कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, ना ही कि वो लेक्चर के अंदर कंसंट्रेट कर सकता है और ना ही वो स्टडी जब पढ़ने बैठता है तो उस वक्त कंसंट्रेट कर सकता है। आपने खुद देखा होगा, अपने जब क्लासेस के अंदर बैठे होते हैं स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कुछ हैं वो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपका लेक्चर सुन रहे होते हैं, कुछ हैं वो कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे होते, और कुछ हैं वो ना तो मतलब कोई और शरारतें वगैरह कर रहे होते हैं, बस चुप करके बैठ के बार पॉइंट पकड़ के कोई ना कोई शक्ल शेप बनाना शुरू कर देते हैं बुक के ऊपर। बुक के जो मतलब कोई भी मतलब उनको चीज़ मिलती है वहाँ पे उसको कलर करना के शुरू कर देते हैं, जिनके मतलब ये होता है कि वो लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुन सकते। और यही बात क्या राइटर ने हमें बताई है कि जो नर्वस हैबिट्स का शिकार हैं वो तो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते और ना ही प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, दूसरा वो अपनी स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। और साथ बता दिया है वेस्ट टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़, वो अपना यूजलेस एक्टिविटीज़ में टाइम क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। अगर इसी चीज़ को आप अपने ऊपर अप्लाई करें, अगर हमारे पास वो एक्टिविटीज़ नहीं है जो उस स्टूडेंट के पास थी जब ये राइटर ने लिखा है, लेकिन आजकल हमारी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसमें मोबाइल, आपको पता है कि मोबाइल आपके पास है तो आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल को क्या करूँ, देखूँ चार्जिंग पे इसको लगा देते हैं, चले कोई चीज़ कोई ऐप ओपन कर लेते हैं, चले ठीक है इसको वहाँ पर रख देते हैं। इनकी मोबाइल आजकल आपकी स्टडी के लिए काफ़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शन बनी हुई है, ठीक है। लेकिन राइटर ने जो एक मिसाल दी है वो बेसिकली उसने मिसाल दी है कि आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल। अब आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल से पहले ये है कि जब नर्वस हैबिट का शिकार जो स्टूडेंट है वो किताब ओपन करता है वो किताब उसी तरह खुली रह जाती है, कहता है कि मैं अपना वर्क करने से पहले, अपना काम करने से पहले बेहतर है मैं क्या करूं, अपनी पेंसिल शार्प कर लूं। आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल। फिर वो जब उसको शार्प करता है कहता है कि इर्द गिर्द जो और पेंसिल्स पड़ी होती हैं, कहता है इन सबको शार्पनिंग की ज़रूरत है। फिर वो सारी शार्पनिंग करता, कहता है इनको तो इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि शार्प करूँ। तो मतलब ये हुआ कि वो अपना इसी तरह टाइम क्या कर देता है, वेस्ट कर देता है। किताब उधर खुली रहती है, टाइम ख़त्म हो जाता है और वो पढ़े बगैर ही क्या करता है, फिर किताब को बंद कर देता है। ज़ाहिर ये लगता है लुक बिजी डू नथिंग, वो वाली आ जाती है मिसाल यहाँ पे। ज़ाहिर वो बहुत बिजी लगता है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन वो यूजलेस एक्टिविटीज़ में क्या हुआ है, लगा हुआ है। इसको कहते हैं नर्वस हैबिट्स। ये नर्वस हैबिट का जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो इन चीज़ों का क्या होता है, शिकार होता है। अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। सोल्यूशन इसका हमारे पास क्या है कि राइटर कहता है कि वी कैन पॉइंट आउट द प्रॉब्लम। कहते हैं हम सिर्फ प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को बता सकते हैं। आगे उसने कहा कि अ स्टूडेंट कैन हिमसेल्फ अपरूट दिस हैबिट बाय कल्टिवेटिंग बैलेंस एंड डिसिप्लिन इन हिमसेल्फ। कहते हैं स्टूडेंट जो खुद है अगर वो चाहे तो वो अपरूट कर सकता है। अपरूट से मुराद क्या है, ख़त्म कर देना, इराडिकेट कर देना, अपरूट कर देना, जड़ से उखाड़ देना, ख़त्म कर देना। कहते हैं एक स्टूडेंट खुद जो है अगर वो अपने गिरेबान में झांके तो वो इस हैबिट को ख़त्म कर सकता है जो नर्वस हैबिट्स का शिकार है।
कैसे ख़त्म कर सकता है? बाई कल्टिवेटिंग। कल्टिवेटिंग से मुराद क्या? क्रिएटिंग या डेवलपिंग बैलेंस एंड डिसिप्लिन इन हिमसेल्फ। अपने इनके क्या डेवलप करके तवाज़न और नज़्म व ज़ब्त, अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त और तवाज़न डेवलप करके इस हैबिट को ख़त्म कर सकता है। लेकिन दुनिया का कोई और बंदा इस हैबिट को ख़त्म नहीं कर सकता। ये चीज़ आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है कि प्रॉब्लम उसके अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद उसने जो मिसाल दी है, आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, ये मिसाल आपने जहन में रखनी है। किताब खुली रह जाती है और वो अपना टाइम वेस्ट करके चला जाता है लेकिन पढ़े बगैर ही। और दूसरी बात, सोल्यूशन उसने बता दिया कि हम तो सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं उसका प्रॉब्लम ये है, लेकिन जब तक बच्चा खुद ना चाहे, खुद अपने गिरेबान में ना झांके, उस वक्त तक इन चीज़ों को वो ख़त्म नहीं कर सकता। वो किस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता? नर्वस हैबिट्स को ख़त्म नहीं कर सकता। तो उनको दबाने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए तो उसको क्या चाहिए? वो डेवलप करे बैलेंस, किसमें? अपने अंदर, और साथ क्या पैदा करे? नज़्म व ज़ब्त। अब ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये बेसिकली जो पहला पैराग्राफ है आपका, जो पहली नर्वस हैबिट्स है, इसी से मिलते जुलते ये वर्ड्स हैं। एक है नेटिव एबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कुछ बच्चे हैं वो एफर्ट करते हैं, सीरियसली एफर्ट करते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, स्किल होती है, ठीक है, तो वो काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो भी आगे आपको बताएंगे। इराडिकेटेड, कल्टिवेट, पॉइज, स्मूदर्स, फिजेट्स, कंसंट्रेट, एबिलिटी। आपने इन वर्ड्स के क्या ढूंढने होंगे? मीनिंग्स लिखने हैं, साथ इनके दो या तीन सिनोनिम्स लिखने होंगे, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ। अभी डियर स्टूडेंट्स देखें दूसरी रीज़न, जो मैंने कहा था दूसरी हैबिट से मुराद क्या? दूसरी रीज़न, अ मिस्टेकन एम्बिशन। अब मिस्टेकन से मुराद क्या है? फॉल्स, गलत। एम्बिशन से मुराद क्या होगा यहाँ पे? मकसद, यानी कि गलत मकसद से मुराद क्या होगा यहाँ पे? गलत फैसला। एम्बिशन से मुराद यहाँ पे क्या होगा? गलत फैसला। एक अ मिस्टेकन एम्बिशन। अब हैरान हो चुके होंगे कि अब मिस्टेकन एम्बिशन से क्या मुराद है? अब मिस्टेकन एम्बिशन से मुराद बेसिकली ये है कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स होते हैं, इनके बच्चा और उसके जो वालिदैन हैं, इनके आपस में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से क्या होता है? पेरेंट्स कुछ और चाह रहे होते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और होता है। तो होता क्या है कि बच्चे के लिए जो प्रोफेशन या बच्चे की जो फील्ड है, बच्चे का जो करियर है, वो पेरेंट्स खुद उसका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, इंतखाब करते हैं। अब होता क्या है उसके नतीजे में कि बच्चा ना तो वो पेरेंट्स का सिलेक्टेड या चोज़न जो फील्ड है, सब्जेक्ट है, ना तो उसकी तरफ उसका ध्यान है, ना ही कंसंट्रेशन है, ना ही इंटरेस्ट है, और ऑन द अदर हैंड जिस तरफ उसका रुझान है या जिस तरफ वो जाना चाह रहा है, उसको भी पेरेंट्स की तरफ से इग्नोर किया जा रहा होता है। तो नतीजे के तौर पर क्या होता है? मैं एक दफ़ा इन स्टेटमेंट्स को पढ़ता हूँ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या आपको बता रहा था। मिस्टेकन एम्बिशंस, एक गलत फैसला, किसकी तरफ से? पेरेंट्स की तरफ से। क्या? अ बॉय वांट्स टू स्टडी वन सब्जेक्ट बट पेरेंट्स कंपेल हिम टू स्टडी अपोजिट। लड़का जो है वो एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है लेकिन पेरेंट्स जो है उसे मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं कि आप इसके अपोजिट पढ़ो। पहली बात तो ये होगी। दूसरा क्या हुआ है? ही फाइंड्स नो इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट एंड ही फील्स बोर्ड। जो पेरेंट्स चाहते हैं उसमें इस बच्चे की दिलचस्पी नहीं है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं फील करता, वो बोर हो जाता है। और सारा का सारा ये क्रेडिट किसको फिर जाता है? पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स ने उसके लिए वो फील्ड चूज़ की जिसकी तरफ बच्चे का रुझान ही नहीं है, बच्चे का ध्यान ही नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे को दिलचस्पी नहीं है, बच्चा उस फील्ड में जाना ही नहीं चाह रहा। लेकिन होता क्या है? बच्चे के अंदर ये नहीं कि बच्चे के अंदर एबिलिटी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि बच्चे के अंदर वो काम करने की एबिलिटी ना हो जो पेरेंट्स ने उसके लिए चूज़ की है। बच्चा कोई और करना चाहे तो वो बहुत बेहतर तरीके से भी कर सकता है। तो वो बनना कुछ और चाह रहा हो, बनाया उसको कुछ और जाया जा रहा हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके क्या आता है? प्रॉब्लम आता है। ये बेसिकली क्या था? प्रॉब्लम था। इनकी पेरेंट्स की तरफ से जो फॉल्ट है वो बेसिकली यही है कि बच्चे के वो लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को वो इग्नोर कर देते हैं। बच्चे की लाइकिंग्स को वो तरजीह नहीं देते। वो सिर्फ अपनी जो फिलासफी है, जो अपने एक माइंड में एक चीज़ फिक्स हो चुकी है, सेट हो चुकी है, बस वही बच्चे के ऊपर इम्पोज करते हैं। तो नतीजे के तौर पर बच्चा क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। इसका सोल्यूशन राइटर ने हमें क्या बताया है? देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। राइटर ने सोल्यूशन हमें ये बताया है कि इफ़ कॉलेज इज़ अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस। कहते हैं कि अगर कॉलेज अलाइव है,
कॉलेज एक्टिव है, अलाइव से मुराद क्या है, एक्टिव है, जिंदा है, टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, कि वो अगर अपने काम में बच्चों के ऊपर बच्चों को मॉनिटर कर रहा है, बच्चों की ऊंच नीच के ऊपर क्या है वो एक्टिव है, तो उस सूरत में कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या चाहिए, कॉलेज अथॉरिटीज़ मस्ट एडवाइज द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड इंक्लिनेशन। कहता है कि कॉलेज अथॉरिटीज़ को ज़रूर नसीहत करनी चाहिए बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी के मुताबिक और इनके इंक्लिनेशन की तरफ, यानी किस तरफ वो आमादा है, किस तरफ वो माइल है, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करूँगा आपसे कि इस राइटर ने ही हमें, वो राइटर ने हमसे शेयर किया और हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वो बेसिकली क्या है कि जब टीचर, बच्चा है एक कॉन्स्टेंटली वो पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जब बच्चे की इस तरह की एक्टिविटीज़ को देख के जब इन्फॉर्म किया जाता है, कन्वे किया जाता है पेरेंट्स को, तो उस वक्त पेरेंट्स के जहन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि बच्चा तुम्हारा बहुत ज़हीन है, बहुत लायक है, बहुत कॉम्पिटेंट है, इंटेलिजेंट है, तो ये टीचर क्यों ये कह रहा है कि बच्चा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसकी सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं है। तो इस सूरत में क्या होता है कि वो उस वक्त पेरेंट्स उस टीचर को, उस कॉलेज की जो अथॉरिटी का बंदा है उसको क्या समझते हैं, अपना एनिमी समझते हैं। और फिर टीचर भी ये फील करता है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के दरमियान, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मैंने अपना क्या बना लिया है, दुश्मन बना लिया है। लेकिन एंड ऑफ द टर्म क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो वही पेरेंट्स उस टीचर के पास जाते हैं, कहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने उस वक्त बच्चे की साइड ली और बच्चा वाकई फेल हो गया। बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि आप कह रहे थे, ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस वक्त हम ये समझ रहे थे कि आप हमें डिग्रेड कर रहे हैं, आप हमारे लिए बेहतर नहीं सोच रहे। लेकिन आज जब रिज़ल्ट आया है तो बच्चा फेल हो गया है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि हमने जो आपके साथ जो मामलात किए हैं वो हमें नहीं करने चाहिए थे, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, ताकि बच्चे का एक साल बच जाता। राइट, तो ये बेसिकली एक छोटा सा बीच में एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो वैसे कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ हैं इनको चाहिए कि बच्चों के ऊपर मॉनिटर करें बच्चों को, और इनको सही तरीके से गाइड करें, एडवाइस करें, ताकि बच्चों का भी वक्त ज़ाया ना हो और पेरेंट्स का भी वक्त ज़ाया ना हो, और बच्चों को भी चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए वो कॉलेज के साथ भी कोऑपरेट करें। राइट, उसके बाद इस पैराग्राफ्स के अंदर दूसरी जो रीज़न है, इसके अंदर ये चंद वर्ड्स हैं, इनके सिनोनिम्स आपने नोट करने होंगे। मिस्टेकन है, एम्बिशन है, रन्स काउंटर अपोजिट, ठीक है, डिस्टिंक्शन है, मैप्ड आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, मैप्ड आउट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, डिटेस्ट्स, कंट्रोवर्सीज, डिसटेस्टफुल, ये वो वर्ड्स हैं जो इस मिस्टेकन एम्बिशन वाली रीज़न के अंदर आते हैं। जब ये वर्ड्स तैयार करेंगे तो ये मिस्टेकन एम्बिशन भी आपको जहन में आ जाएगा। अब हम मूव कर रहे हैं किस तरफ, नेक्स्ट रीज़न की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम जाते हैं तीसरी रीज़न की तरफ। अब ये तीसरी रीज़न जो है हमारे पास राइटर ने हमें बताई है कि ब्राइट स्टूडेंट्स। अब ब्राइट स्टूडेंट्स को उसने दूसरा नाम दे दिया कि ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स। इनके ब्राइट स्टूडेंट्स कौन से हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। अब ओवर कॉन्फिडेंट किस लिहाज से, किस अंदाज से, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखें कि ब्राइट स्टूडेंट्स और ओवर कॉन्फिडेंट। ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं। किस तरह ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ये नहीं है कि मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट इन नेगेटिव सेंस हैं, बल्कि वो ओवर कॉन्फिडेंट इस तरीके से हैं कि जैसे है तो सेंस ये भी नेगेटिव ही बनेगा, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को आपने न्यूट्रलाइज करना है, नॉर्मल लेना है। कि ओवर कॉन्फिडेंट है, किस तरह ओवर कॉन्फिडेंट है, वो ये बेसिकली सोचते हैं दे पास स्कूल एग्ज़ाम विद लिटिल एफर्ट, क्योंकि उन्होंने स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ी सी मेहनत करके पास किया होता है। ठीक है जी, ज़्यादा मेहनत नहीं होती उसमें, क्यों, सिलेबस शॉर्ट होता है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं, तो वो तैयार करके रट्टा लगा के आखिरी 2-4 महीनों में तो वो सही तरीके से पढ़ के तो बहुत अच्छे नंबर ले जाते हैं। ठीक है, और वो सोचते हैं कि वो क्या सोचते हैं, थिंक दैट दे कैन पास कॉलेज एग्ज़ाम एज स्कूल बट फेल टू डू सो। वो ख्याल करते हैं, सोचते हैं कि वो कॉलेज का एग्ज़ाम भी उसी तरीके से पास कर लेंगे जिस तरीके से उन्होंने कौन सा एग्ज़ाम पास किया, स्कूल का। लेकिन ऐसा करने में क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। अब ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट स्टूडेंट। वो क्या सोचने का अंदाज़ है, ओवर कॉन्फिडेंट है। क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए हैं, वो कॉलेज की एजुकेशन को, कॉलेज की स्टडी को भी उसी तरीके से लेते हैं जिस तरह उन्होंने स्कूल की स्टडी को लिया। वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत की,
पास होकर अच्छे नंबर ले लिए, वो ये ख्याल करते हैं कि हम ज़हीन हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, रिसेप्टिव माइंड है हमारा, क्विक विट है हमारी। तो अब क्या होगा कि हम भी फ़ौरन से यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आखिरी 2-4 माह पढ़ के तो अच्छे नंबर ले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, सिलेबस ज़्यादा होता है, चीज़ें एक्सपेंड हो चुकी होती हैं, तो वो जब तक इनको इस चीज़ की समझ आती है उस वक्त तक ये क्या हो चुके होते हैं, फेल हो चुके होते हैं। इनको रियल एप्लीकेशन का पता नहीं होता कि रियल हार्ड वर्क क्या चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद वो सिर्फ अपनी एबिलिटी के ऊपर मतलब उनको रिलाई कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको रियल हार्ड वर्क का सही तरीके से पता नहीं होता, रियल एप्लीकेशन का उनको सही तरीके से नहीं पता। अब देखिए राइटर कहता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। राइटर कहता है वी कैन ओनली टेल देम, हम सिर्फ उनको बता सकते हैं, बस पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मैटर क्या है, रीज़न क्या है, राइट। लेकिन आगे कहता है कि अगर वो चेंज करना चाहें तो इसमें क्या चेंज करना होगा उन्होंने। इट इन्वॉल्व्स एन इंटायर चेंज इन एटीट्यूड, उन्होंने अपने एटीट्यूड को मुकम्मल तौर पर बदलना होगा, हैबिट्स को मुकम्मल तौर पर बदलना होगा। दिस कैन बी डन बाय हिमसेल्फ ओनली, कहते हैं ये सिर्फ लड़का खुद कर सकता है, कोई दूसरा तीसरा बंदा इसमें हेल्प नहीं कर सकता। उसको मुकम्मल तौर पर नई हैबिट्स को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा, कंप्लीटली न्यू हैबिट्स ही हैज़ टू फॉर्म या ही हैज़ टू डेवलप। तो जब वो न्यू हैबिट्स डेवलप करेगा, पुरानी सारी हैबिट्स को ख़त्म करेगा, तब जाके वो क्या करेगा, अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकाल सकेगा, अदरवाइज इसको इसका सामना करना ही पड़ेगा। अब वो कौन सी आदत जो उसको स्कूल के दौर में पड़ी हुई है उसको वो कॉलेज के अंदर अप्लाई ना करे, अगर कॉलेज में वो अप्लाई करेगा तो फेल हो जाएगा। तो इसको नया सेट ऑफ हैबिट्स क्या करना पड़ेगा, डेवलप करने का, ताकि वो कॉलेज एजुकेशन में क्या हो जाए, पास हो जाए। अब देखें इस रीज़न के साथ साथ जो वर्ड्स आए हैं वो एक एप्लीकेशन आया है, जिसको बेसिकली आपने दरखास्त नहीं लेना, मीनिंग यहाँ पे हार्ड वर्क की मीनिंग में आ रहा है। फ्लोट थ्रू इनके गो थ्रू से मुराद है, डिपेंडेंट ऑन, रिलाइड ऑन, पिटिएबल, पिटिएबल तो आपको पता है काबिल रहम, ठीक है। कीननेस, पास्ट अप का वेस्टेड अप हो जाएगा, ठीक है। रिसेप्टिव, फार्मिंग। अब पिटिएबल से मुराद है, कहता है कि जो फेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स ने बेसिकली, तो राइटर कहता है कि सबसे जो पीटीएबल ऑब्जेक्ट होता है ना, वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्राइट होते हैं, इतने ज़हीन होने के बावजूद, इतने रिसेप्टिव माइंड होने के बावजूद वो अपनी एबिलिटीज़ को क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं और नतीजे के तौर पर क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। ये थी बेसिकली हमारी रीज़न नंबर 3। अब हम मूव करते हैं रीज़न नंबर 4। स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं पुअर हेल्थ, यानी कि ये हमारी रीज़न नंबर 4 है। पुअर हेल्थ में दो चीज़ें हैं, ये बेसिकली वो स्टूडेंट्स हैं जो ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे दो मैंने बीच में मिस कर दी हैं, वो स्पोर्ट्स वाली और लेज़ी ब्लफर्स वाली, वो आखिर में बताऊंगा, मज़े की हैं दोनों, ठीक है। पुअर हेल्थ इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि ये वो स्टूडेंट हैं जो ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें सबसे पहले प्रॉब्लम हमें क्या राइटर बताता है, प्रॉब्लम ये बताता है कि सम स्टूडेंट्स सफ़र डिफरेंट डिजीजेज विदाउट हैविंग नॉलेज, कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता, लेकिन वो कुछ ना कुछ बीमारियों में क्या हो रहे होते हैं, सफ़र हो रहे होते हैं। उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे। उसकी वजह बेसिकली ये है कि कुछ ना कुछ उनको किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। इसी तरह कुछ अर्सा पहले यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, तो बच्चों के यूनिवर्सिटी के बच्चों के अंदर कुछ मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ को नोट डाउन किया गया है, डायग्नोज किया गया है। वो कौन सी डिजीज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन, यानी कि ये वो बीमारियां हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के अंदर से यानी कि ये डॉक्टर्स को मिली हैं। तो पता यूँ चला कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ का एक फिजिशियन होता है, उसने जब जैसे ही मॉनिटर किया स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जब उनके साथ डिस्कस किए, तो ये प्रॉब्लम्स, ये डिजीज़ बीच में से नज़र आ गई। अब हुआ ये होना चाहिए था कि कॉलेज के अंदर भी बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे होते, तो कॉलेज को भी मतलब इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। आगे हम सोल्यूशन में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दे ट्राई हार्ड बट कैन नॉट, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पास नहीं होते, मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं। अब देखें कि सम स्टूडेंट्स सफ़र डिफरेंट डिजीजेज विदाउट हैविंग नॉलेज, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन। इट डजंट मीन कि ये सिर्फ जाके यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों ने अटैक करना होता है, ये कॉलेज के बच्चों के ऊपर भी अटैक चीज़ें कर सकती हैं और बच्चे को समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि इनके इम्पैक्ट्स या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत लेट उनको पता चलते हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे होते, जिसकी वजह से वो समझे कि हेल्थ
और सेहत की दोनों की कश्मकश में रहते हैं और वो सही तरीके से तवज्जो नहीं देते और मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, अपनी एफर्ट पूरा जोर लगा रहे होते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। और अब देखते हैं कि राइटर हमें इसका सोल्यूशन क्या बताता है। राइटर हमें सोल्यूशन इसका बेसिकली ये बताता है कि कॉलेज मस्ट हैव मेडिकल ऑफिसर एंड प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज। कॉलेज के पास जो है वो मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए और प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए। उसके बाद क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन विद रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि बच्चों का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, बच्चों की जो मतलब बच्चों का चेकअप करना जो है वो रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बच्चों को चेक करना चाहिए कि आया कि बच्चा ये पढ़ नहीं पा रहा, बच्चा मेहनत भी कर रहा है, इसके अंदर क्या वजह हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब उसके मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके विद इंटरवल्स तो बेसिकली खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड करा है, क्या उसको प्रॉब्लम है। तो आसानी से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करके बच्चे आगे पढ़ सकते हैं। कॉलेज अगर चाहे तो ये सारी चीज़ें बच्चों को फेल होने से बचा सकते हैं। उसके बाद इस रीज़न के साथ जो सिनोनिम्स के वर्ड्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एडिकेट, इनएबिलिटी, अपेरेंट, ब्रॉट टू लाइट। ये बेसिकली ब्रिंग टू लाइट होता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी मैं उसके मुताबिक लिखा है ब्रॉट टू लाइट, यानी ये ईडियम भी है, ठीक है। उसके बाद रिलीफ, एनलाइटमेंट, फैकल्टी, कॉन्सेंट, असर्टेड और सब्सटीट्यूट, राइट। ये 10 वर्ड्स हैं जो इस पुअर हेल्थ के अंदर जो मतलब पुअर जो बताई गई है ये प्रॉब्लम, ये वजह, इस के अंदर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। जब ये वजह आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इन वर्ड्स को भी आपने क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा। उसके बाद देखें वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। पहले हमने पिछली वजह डिस्कस की है, अब हमने ये डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्रेशर। अब फाइनेंशियल प्रेशर के बारे में क्या कहता है राइटर में, द पुअर पेरेंट्स कंपेल्ड देयर चाइल्ड टू अर्न एंड लर्न। पुअर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को मजबूर करते हैं जाओ कमाओ और पढ़ो, यानी कि अगर आपने पढ़ना है तो खुद कमाना है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपका खर्चा अफोर्ड कर सकें। उसके बाद फॉर मनी सम स्टूडेंट्स गो थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि पैसे के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ चले जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ़र की तरफ चले जाते हैं, ब्लड डोनेशन की तरफ चले जाते हैं, ब्लड बेचना शुरू कर देते हैं। सिर्फ किसके लिए, पैसे हों, उससे किताबें खरीदें और फूड खरीदें, खाना खरीदें, राइट। तो ये बेसिकली इस तरह वो अपने आप को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। यानी कि एक बच्चा सुबह कॉलेज जाए और फिर शाम के टाइम, इनकी शाम 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक वो काम करे और फिर सुबह कॉलेज जाए। खुद सोचे उसने सोना कब है, आराम कब करना है, पढ़ना उसने कब है, ना उसको आराम करने का टाइम मिल रहा है ना उसको पढ़ने का टाइम मिल रहा है। इस तरह वो अपनी हेल्थ भी क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, और जिसकी वजह से जो गुर्बत है उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है, जिसकी वजह से वो अपने एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता। तो राइटर हमें बताता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। राइटर कहता है कॉलेज एंड गवर्नमेंट, कॉलेज और गवर्नमेंट को चाहिए शुड अवार्ड स्कॉलरशिप्स टू द पुअर स्टूडेंट्स, कि पुअर स्टूडेंट्स को कॉलेज या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ये राइट है कि वो एजुकेशन हासिल करे और पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को पढ़ाएं। और यहाँ पे एक चीज़ और एक्सपीरियंस में आती है कि बच्चा कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में नहीं आया, मेरे दुनिया में आने की जो बेसिकली वजह है वो आप लोग सबब बने हो, इसमें मेरा कसूर नहीं है, राइट। यहाँ तक बात हुई है इस कहानी के अंदर, यहाँ तक बात की गई है राइटर के थ्रू इस चैप्टर के अंदर। तो अब देखिए जब ये सारी बातें हो रही हों तो बच्चे का राइट तो है पढ़ना, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चे को क्या करना, पढ़ाना। तो इस वजह से गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो स्कॉलरशिप्स दे इस तरह के बच्चों को, ताकि कई सारे इस तरह के केसेस, इस तरह के जो पुअर लोग हैं वो अपने एजुकेशन हासिल करने में क्या हो जाएं, कामयाब हो जाएं। अब देखें आगे इस रीज़न से मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं इस पैराग्राफ्स के अंदर, नेवरदलेस, हार्ट रेंडिंग, स्पेक्टेकल इसी के साथ आता है, कॉस्ट, डेट्रीमेंट, इनएविटेबली, राइट, ट्रांसफ्यूजन, एलिविएट, ये वो वर्ड्स हैं जो इस रीज़न के साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। होप सो कि ये दो वो रीज़न्स जो मैंने आपको बताई हैं, पुअर हेल्थ और फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि जिसमें बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, राइट, पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। अब मैं मूव करता हूँ लास्ट 2 रीजंस की तरफ। अभी देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास रीज़न नंबर 6 वो क्या है, स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़।
राइटर ने इन दोनों को इकट्ठे बताया है। वो क्यों कि स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में है भी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप छोड़ भी नहीं सकते, और अगर इनको आप एक हद से ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह होती हैं। अब देखें, लिखता है राइटर, सम स्टूडेंट्स अडॉप्ट नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। कुछ स्टूडेंट्स वो नेगेटिव एटीट्यूड स्पोर्ट्स की तरफ रखते हैं। इंटरेस्ट मोर देन रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, यानी कि उनकी जो दिलचस्पी है स्पोर्ट्स की तरफ, खेलों की तरफ और लिटरेरी एक्टिविटीज़ की तरफ, वो रिक्वायर्ड से, नीड से ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वो इतना ही पैशन स्पोर्ट्स के अंदर रखेंगे, इतने ही इनके पूरा पूरा दिन खेलते रहेंगे या फिर लिटरेरी एक्टिविटीज़ की तरफ मूव होंगे, यानी कि वो चीज़ें जो उनको इस वक्त पढ़नी चाहिए वो इनसे हट के मुख्तलिफ किसी किसी किताबों का वो अगर मुताला करना शुरू कर देते हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो उन किताबों का मुताला करना कॉलेज बॉयज़ को इतना ज़्यादा मुफीद फ़ायदा नहीं दे सकता जब तक वो कॉलेज की एजुकेशन के साथ उसको क्या करना कर लें, बैलेंस ना कर लें। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा। इसके सोल्यूशन में राइटर तो ये कह रहे थे दे शुड लीव कॉलेज एंड बिकम प्रोफेशनल प्लेयर, कि उन्हें कॉलेज छोड़ देना चाहिए, जाके प्रोफेशनल प्लेयर बने। लेकिन वहाँ पे भी सारी बात है, क्वेश्चन तो पैदा होता है, क्या स्पोर्ट्स को हमें बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, क्या लिटरेरी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं नहीं, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राइटर कहता है कि इन चीज़ों के दरमियान क्या लेके आओ, बैलेंस लेके आओ। आप खेलो भी ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई को भी टाइम लाजमी दो। खेल से ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दो। खेलो ज़रूर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन साथ आप पढ़ाई को भी ध्यान दो, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है जो आपको मेंटली और फिजिकली क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी अगर आप देखें, जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन अ सेंस कि अगर आप उनको भी एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए क्या होंगी, नुकसानदेह होंगी, क्योंकि जो आपका असल पर्पज़ है एजुकेशन का वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। अब मैं मूव करता हूँ आपको नेक्स्ट रीज़न की तरफ। अब नेक्स्ट रीज़न जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, लेज़ी ब्लफर्स। अब लेज़ी ब्लफर्स कौन से, ये सुनते ही आपको या तो आप अपने आप को सामने रख लेंगे या मैं अपने आप को सामने रख लूँगा। लेज़ी ब्लफर्स, लेज़ी ब्लफर्स क्या हैं, ये बड़े मज़े की कहानी है। क्या लेज़ी ब्लफर्स, राइटर ने उन लोगों को कहा है जिनका हैव नो सीरियस एम इन लाइफ, जिनका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, ये बेकार फजूल होते हैं बिल्कुल ही। ये दे जॉइन कॉलेज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, वो कॉलेज में आते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। एक जगह राइटर ये भी कहता है, टेक्स्ट के अंदर आप पढ़ेंगे कि ये वो लोग हैं जो 2 साल कॉलेज में जैसे ही आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। फर्स्ट में जैसे ही उन्होंने दाखिला लिया, बगैर कुछ गेन किए हुए, बगैर कुछ हासिल किए हुए वो वापस चले जाते हैं। ये कुछ नहीं सीखते, इनका सिर्फ काम क्या है, शरारतें करना, टाइम पास करना, किल करना, जो दिल करे वो करना। इनका स्टडी के साथ या इनके ज़िंदगी में कोई अहम होता ही नहीं है, उसमें ये बिल्कुल संजीदा नहीं होते। हाँ, इसका उसने कहा दे स्पॉइल द कॉलेज या दे पोल्यूट द कॉलेज एटमॉस्फेयर एंड मिसलीड अदर स्टूडेंट्स। इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनका जो बुरा असर बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है जो पढ़ने वाले होते हैं। ये कॉलेज के एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को मिसलीड करते हैं, राइट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे राइटर ने एक बड़ी मज़े की बात की है, क्या कमाल की बात की है। कहता है कि सीखना है तो सीखो, अदरवाइज क्या होने वाला है आपसे, लेजी ब्लफर्स। अब देखिएगा आप, They should be left at the mercy of cruel world. They should not be allowed to stay in college. पहले कहता है कि इस तरह के स्टूडेंट्स को तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए, वो कॉलेज के अंदर रुके हैं क्योंकि वो कॉलेज के एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, राइट। और दूसरा कह रहा है दे शुड बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ क्रूअल वर्ल्ड, इनको क्रूअल वर्ल्ड की रहम करम पर छोड़ देना चाहिए। अब क्रूअल वर्ड, जालिम दुनिया, इनको उधर फेंक दो जालिम दुनिया में, इनको एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है। जब वो जुल्म की चक्की में पिस कर जब वापस आएंगे तो मैं भी वो काम करना शुरू कर दें। और ऐसा होता भी है कि जब हमें ठोकर लगती है, टक्कर लगती है, बुरा एक्सपीरियंस होता है तो हम उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख जाते हैं। अब देखते हैं इस साइड पे, ये बेसिकली हमारे कौन से थे, लेजी ब्लफर्स, नो एम इन देयर लाइफ, जैसे आते वैसे चले जाते बगैर कुछ गेन किए हुए। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो इन दोनों रीजंस के साथ साथ आते हैं। परवर्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। साइड शोज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोफेशनल, स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, ये पूरी फ्रेज है, इडियम है, इसको आप प्लीज़ देखिएगा। ब्लफर, ड्रिफ्ट, कोल्ड वर्ड, ओज।
उस बेसिकली पिछली रीज़न के साथ था, लेकिन इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं थोड़ा सा इधर होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा प्लीज़। और उसके साथ साथ क्या करूँगा अभी मैं, आप स्टूडेंट्स ने क्या करना होगा, इस पूरे चैप्टर को, इसकी तमाम रीजंस को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और हर रीज़न के ऊपर 2 सवाल बनेंगे। एक सवाल ये बनेगा कि प्रॉब्लम क्या है, दूसरा सवाल ये बनेगा इसका सोल्यूशन क्या है। आपके साथ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर दिए हैं, आपके साथ सॉल्यूशन भी डिस्कस कर दिए हैं। बाकी जो इसकी एक्सरसाइज के एंड पे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा, आपको आंसर्स इन प्रॉब्लम्स के अंदर मिल रहे होंगे। बाकी आप क्वेश्चन आंसर्स के आपको हैंड्स आउट दे दिए जाएंगे, यू हैव टू डू from them as well, right? So I hope that now the timing of this session has ended. It's all right for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you. Have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz as well.